हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, ज़माना कितना बदल गया है ना। जो कपड़े अंग्रेज़ गवर्नर पहनकर हम सभी भारतीयों के ऊपर धौंस जमाया करते थे, आज वही कपड़े हमारे यहाँ बारातियों में, शादियों में बैंड वाले पहना करते हैं। तो देखिए, मजाक मस्तियाँ तो होती रहेगी, लेकिन आज हम सभी एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। और वह प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जी हाँ फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही जो 12th के इतिहास विषय के छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर के इस प्रश्न के उत्तर को जान लेते हैं, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर को सुन लेते हैं, इस वीडियो को आप देख लेते हैं, तो इसके बाद कोई और लेक्चर आपको सुनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ, है ना। तो चलिए समझते हैं, बशर्ते आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर आप एक बार समझ गए तो फिर कभी नहीं भूलोगे। चलिए सुनते हैं जी, समझते हैं। रॉलेट एक्ट, है ना, समझते इस बात को क्या हुआ था। पहले इस बात को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 से 1918 तक, जिसमें एक तरफ से मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ से केंद्रीय शक्तियां थी। मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी, आप सभी को पता होगा, प्रथम वर्ल्ड वार में। और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसी बड़ी शक्तियां थी, बड़े देश थे। तो कहा जाए तो ब्रिटेन जो है प्रथम वर्ल्ड वार जीत जाने के बाद अब उसका ध्यान भारत की ओर आया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन ही वह देश है जिसने हम सभी भारतीयों को गुलाम बना करके रखा था। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का ध्यान अब भारत की ओर आता है कि भारत में क्या हो रहा है, अंग्रेजों की बगावत, अंग्रेजों के खिलाफ में विरोध ज़्यादा ही हो रहा है। जो भारतीय हैं उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना, क्रांतिकारी भावना कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी नीति लाते हैं जिसके द्वारा क्या हो जाए कि उन भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रवादी भावना, जो क्रांतिकारी भावना पनप रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और भविष्य में कभी भी ये भारतीय हम अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सके। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, वो एक कमेटी को इसके जिम्मा सौंपती है। एक कमेटी है जिसका नाम याद रखेंगे, सेडिशन समिति। एक समिति है जिसका क्या नाम है, सेडिशन समिति। दोस्तों याद रखेंगे, इसके जो अध्यक्ष थे, है ना, सॉरी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1917 में हुई थी। जी सर, कब स्थापना हुई थी? 1917 में। और सेडिशन समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम है? सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम है? सेडिशन समिति के अध्यक्ष कौन है? सर सिडनी रॉलेट। और सेडिशन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। तो ब्रिटिश सरकार जो है ना सर, वो इस समिति को, इस कमेटी को एक जिम्मेवारी सौंपती है, एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहती है कि आपको एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करना है जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार क्या करे, भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो रही है, क्रांतिकारी भावना जो बढ़ रही है, उसको हमेशा हमेशा के लिए कुचल दे। तो अब जो क्या होता है, जो सेडिशन समिति है बहुत ही सोच विचार करके, विचार विमर्श करके एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को कहाँ पे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश कर देती है। देखिए, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना सर, वो ब्रिटिश भारत की विधायिका थी। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत की विधायिका थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या होता है, जब सेडिशन समिति के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करके, है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट थे। इनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार किया गया सेडिशन समिति के द्वारा और उस रिपोर्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? तो वो है ब्रिटिश भारत की विधायिका है। अब फ्रेंड क्या होता है, यहाँ पर जब पेश कर दी जाती है
तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा उस रिपोर्ट को एक कानून का रूप दे दिया जाता है, एक कानून का रूप प्रदान कर दी जाती है। और उस कानून का रूप प्रदान कर देने के बाद, उसे कानून का रूप प्रदान कर देने के बाद क्या होता है, याद रखेंगे, जो ब्रिटिश गवर्नर है, ब्रिटिश सरकार है, उसके ऊपर हस्ताक्षर करती है। और एक डेट है सर, याद रखेंगे, 18 मार्च या 19 मार्च। जी हाँ सर, 18 मार्च या 19 मार्च को रॉलेट एक्ट नामक कानून लागू कर दी जाती है। ठीक है, देखिए इसका जो मुख्य नाम है रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट क्या बोलते हैं, इस सेडिशन समिति के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया था ना, और उनके अध्यक्ष कौन थे, सर सिडनी रॉलेट। इसीलिए इस कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाता है इन्हीं के नाम पर। या फिर इसका वास्तविक नाम है फ्रेंड्स, इस कानून का वास्तविक नाम है, याद रखेंगे, अराजक और अपराध अधिनियम 1919। जी हाँ, अराजक और अपराध अधिनियम 1919 इस कानून का वास्तविक नाम है। लेकिन आप सभी को पता होगा सेडिशन समिति के अध्यक्ष कौन थे, सर सिडनी रॉलेट, जिनके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो उन्हीं के नाम पर इस कानून को क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है ना। अब देखिए एक कंफ्यूजन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 18 मार्च और 19 मार्च दोनों तारीख क्यों लिख दी गई है ना। तो देखिए जो एनसीईआरटी है सर, वहाँ पे 18 मार्च का डेट लिखा हुआ है, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून लागू कर दी गई थी। और जो विकिपीडिया डाटा है वहाँ पर 19 मार्च 1919 को जो रॉलेट एक्ट है वो लागू कर दी गई थी, है ना। तो दोनों में कंफ्यूजन है, फिर हम किसको माने। तो याद रखेंगे सर, एनसीईआरटी जो होता है एकदम सत्य होता है, उसके सिवा और कोई भी सत्य नहीं हो सकता है ना। तो आप एनसीईआरटी का बात मान लीजिए, एनसीईआरटी का ही जो बात है वही सत्य है। तो आप मुख्य रूप से 18 मार्च मानिए, 18 मार्च 1919 को क्या किया गया था, रॉलेट एक्ट या अराजक और अपराध अधिनियम को लागू कर दिया गया था, है ना। अब देखिए ये अधिनियम तो लागू हो गया, ये कानून को लागू कर दिया गया। अब जब ये कानून लागू कर दी जाती है तो फिर आखिर क्या होता है, अब इसमें कौन कौन से नियम थे, हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से नियम था, कौन कौन सा प्रावधान किया गया था। चलिए, सबसे पहला प्रावधान जो किया गया था वो ये था, इस कानून के द्वारा, रॉलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को ये पावर दे दिया गया, यह शक्ति मिल गई कि किसी भी भारतीय को, है ना, किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर, शक करना, जैसे नहीं होता है कि हमारे भारत में अभी शक की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि अगर दो भाई बहन भी साथ में रास्ते से गुजर रहे हैं तो लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। तो ये शक होता है ना, शक करना। तो ब्रिटिश भारत को ये अधिकार मिल गया, ये पावर मिल गया कि आप किसी भी भारतीय को शक के आधार पर, है ना, वो सही है कि गलत है हम नहीं जानते, केवल हम शक कर रहे हैं, शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती है और बिना मुकदमा चलाए, मुकदमा नहीं चलाना मतलब उनको अदालत में पेश नहीं करना है, बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक, कितने साल तक, 2 साल तक, याद रखेंगे सर, बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक उसे जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। मतलब कि देखिए एक नियम होता है, सिस्टम होता है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई पुलिस पकड़ कर ले गई, है ना, अगर आपको लगता है कि हम गलत नहीं हैं, हम बिल्कुल सही हैं, हम अपराध नहीं किए हैं, तो आप फिर अदालत का सहारा ले सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और ये नियम अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हुआ करती थी, लेकिन उस नियम को अब समाप्त कर दिया गया, है ना। आप गलत है कि नहीं है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस सर अगर आपको अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार, कोई भी अंग्रेज आपको पकड़ ली है तो आपको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बिना मुकदमा चलाए आपको 2 साल तक अंग्रेज क्या करेगी, जेल में बंद कर देगी, 2 साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। ये पहला नियम बनाया गया था, पहला पावर दिया गया था ब्रिटिश सरकार को। दूसरा पावर दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार को, है ना, या फिर दूसरा अधिकार मिला क्या कि अगर अंग्रेज जो है किसी भी भारतीय को या फिर जिसको गिरफ्तार करके ले जाए या फिर किसी भी भारतीय को देशद्रोह घोषित कर देती है, देशद्रोह, है ना, किसी भी भारतीय को देशद्रोह घोषित कर दी जाती है ना, तो उनके लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था किया गया, एक अलग न्यायालय उनके लिए बनाया गया। और उस न्यायालय में जो भी न्याय आता था, जो भी न्याय कर दिया गया, उस अपराधी को या उस भारतीय को मानना पड़ता था, उसको मानना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा नियम बना दिया गया। और अक्सर उसके खिलाफ ही
न्याय होता था, है ना, क्योंकि वो जानते थे कि भाई हम लोग तो गलत है ही नहीं। और अगला नियम बनाया गया कि ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को उसे देश से निष्कासित कर सकती है। देखिए सर, ये हमारा ही घर है, हमारा ही देश है, और हमारे ही देश से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का अधिकार मिल गया हम सभी भारतीयों को। ज़रा सोचिए, क्या ऐसे अंग्रेज हमें हाथ जोड़ देने से आज़ादी दे देते? बिल्कुल भी नहीं। ज़रा सोचिए कि मैं आपके घर आऊँ और आपको लाठी मार के बाहर निकाल दूँ, भागो याद से, मेरा घर है ना, तो क्या आप क्या बोलोगे? ठीक है, हमें मेरा घर से हमें बाहर मत निकालिए, हाथ जोड़ोगे? नहीं, आप भी लाठी निकाल कर आओगे कि आज हम या लड़ो, पहले हम तुमको पीटेंगे। तो अंग्रेज़ जो थे सर ढीठ थे, वो हाथ जोड़ने से आज़ादी बिल्कुल भी नहीं देते। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको रॉलेट एक्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन पूछे जा सकते हैं आप पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। जैसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि रॉलेट एक्ट कानून कब लागू किया गया था? तो याद रखेंगे, है ना, 18 मार्च 1919 को। एक और प्रश्न याद रखेंगे सर कि ये रॉलेट एक्ट जो है इतना अन्यायपूर्ण कानून था, इतना देख रहे हो कितना अन्यायपूर्ण है ना। शक के आधार पर गिरफ्तार कर दी जा रही है, भारतीयों को देश से निष्कासित कर देने का अधिकार मिल गया, पावर मिल गया ब्रिटिश सरकार को, है ना। तो ये जो कानून था इतना न्यायपूर्ण था कि भारतीय जो थे, इंडियन जो थे, इसे ब्लैक लॉ का नाम दिए, काला कानून की संज्ञा दिए, है ना। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। जी हाँ। अब एक प्रश्न जो आपसे कोई पूछ लेता है कि रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, रॉलेट एक्ट के कोई अध्यक्ष नहीं थे। मैं भी आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? सर सिडनी रॉलेट थे। बिल्कुल भी नहीं सर, सर सिडनी रॉलेट जो है वो रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष नहीं है, बल्कि किसके अध्यक्ष है? सेडिशन समिति के अध्यक्ष है। तो सेडिशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट थे। रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कोई नहीं, वो एक कानून है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं, रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत ही बेहतरीन से नोट्स बनाकर लिखा हुआ है, आप वहां जाइए और लिख लीजिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले प्रश्न में।